हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं सीटेट 2018 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उससे लिए हैं। अगर आपने ये पेपर कर रखा है तो आप इसकी रिवीजन यहाँ से क्विक रिवीजन आप एक कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा तो ये बहुत ज़रूरी कि आप ये क्वेश्चन पेपर करके जाएँ ताकि आप अपना पेपर आराम से क्लियर कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। मतलब कौन सा जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम से नहीं निकलता। देखो सी एन जी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और ये पेट्रोलियम का फर्स्ट प्रोडक्ट होती है जो निकलती है। गैसोलीन की जो गैसोलिन्स निकलती हैं उसमें फर्स्ट ये निकलती है। उसके बाद है पैराफिन वैक्स भी आप देखोगे कि जो पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम पे पैराफिन वैक्स भी निकलती है। बिट्यूमन एंड द कैरोसिन, आप देखो ये दोनों निकल चुके हैं, आप देखा होगा ये दोनों निकलते ही हैं। और अब बिटुमन और जो कैरोसिन है इनमें से कैरोसिन निकलता है, पर बिटुमन एक ऐसा विस्कस और डार्क कलर का एक लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड होता है जो कि हमें पेट्रोल और डीजल की डिस्टिलेशन या उसके बाद जो बचता है, जैसे एलपीजी जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो एक टार टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो बाद में निकलता है। तो ये बिटुमन जो है वो इसके डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम से नहीं निकलता है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए बिटुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाते हैं, रेड डाटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ, कि जो रेड डाटा बुक जो होती है उसमें रिकॉर्ड जो होता है किस किस का होता है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का होता है, फ्लोरा का होता है, फौना, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि रेड डाटा बुक जो होती है वो पब्लिश की जाती है IUCN से। IUCN इसको पब्लिश करता है और इसमें जो होती हैं रिकॉर्ड होता है उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और मतलब कुछ फंगस भी होती हैं, जो कुछ फंगस भी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो होती हैं एंडेंजर्ड होती हैं, वह उनका रिकॉर्ड भी इसमें होता है। तो रेड डाटा बुक का एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इसमें रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं, वाई आर द सोल ऑफ शूज़ ट्रेडेड। मतलब जो सोल ऑफ शूज़ होते हैं उनके ऊपर डिज़ाइन जो होता है वो क्यों किया जाता है, ताकि जो उसकी फिसलन जो है वो कम हो जाए और उसका फ्रिक्शन बढ़ जाए और हमें चलने में आसानी रहे। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन हम ये ट्रीड कर देते हैं सोल ऑफ शूज़ को। क्वेश्चन नंबर 64, सारिका took distilled water in the bottle and tried to find whether it conduct electricity or not। सारिका ने जो एक बॉटल ली, डिस्टिल वाटर की बॉटल है ये, और इसमें उन्होंने इस करके देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब ये बताना है कि व्हाट इज़ लाइकली टू बी फाइंड। तो उसने क्या देखा कि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। इट इज़, देखो सबसे पहले हमें देखना है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयंस के ऊपर। जब जितने आयंस ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा होती है। पर इसने लिया है डिस्टिल वाटर। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिल वाटर को आसुत जल भी कहते हैं। और ये कैसे बनाया जाता है, जब इसकी हम हीटिंग करते हैं जब किसी भी वाटर की, तो उसके जो इवेपोरेशन जो होते हैं, जो इवेपोरेट होके जो यहाँ पे वेपर्स जो आ जाते हैं उनको ठंडा करके कंडेंस उनको हम दोबारा करते हैं। और इस कंडेंसेशन से इसको हम दोबारा कंडेंस कर लेते हैं और इसको ठंडा करके जो पानी बनाया जाता है उसको डिस्टिल वाटर या आसुत जल कहते हैं। इसमें जो है कोई भी जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं या कोई और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिस्टिल वाटर में नहीं होती हैं। तो इस वजह से इसमें जो है आयंस की जो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इसमें कम है। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब काफ़ी मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पास हो सकता है। हाँ, हो सकती है, मैक्सिमम कुछ भी लिमिट हो सकती है। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। मतलब सारी जो बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाए जाते हैं। देखो मैं एक सर्किट के अंदर जब करंट पास किया जाता है तो उसमें किसी भी लिमिट से करंट पास हो सकता है, आ भी सकता है, उसकी वोल्टेज कुछ भी हो सकती है। बट जब कभी वोल्टेज कम और ज़्यादा होती है तो इसके लिए हम बिल्डिंग्स में फ्यूज़ का उपयोग करते हैं।
और ये जो फ्यूज़ होता है, अगर इम्प्रॉपर, जैसे इसकी जो होती है, जैसे प्रॉपर फ्यूज़ में सर्किट के अंदर लगाए जाते हैं और वो ब्लो ऑफ हो जाता है जब करंट जो होता है ज़्यादा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फ्यूजेस इंसर्ट किए जाते हैं और जब ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ जाता है, तब ये इसकी जो फ्यूज़ की जो वायर्स है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है, ताकि जो हमारे बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ख़राब होने से बच जाएं। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो गई। मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट आ सकता है, आने की कोई वो नहीं है, तो हाँ ये आ सकता है, तो ये भी ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन इसमें है कि देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। बस एक थोड़ी सी, मतलब एक ही टाइप की वोल्टेज की जो करंट पास किया जा सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट ही पास होती है करंट सर्किट में। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमें नॉट करेक्ट, गलत ऑप्शन ही ढूंढना था जो करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 66 क्वेश्चन नंबर पे। 66 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से लाइकली टू बी अफेक्टेड मोस्ट कौन सा अफेक्टेड है? देखो, आपने पुरी का नाम सुना होगा। ये जो पुरी है वो उड़ीसा में है और ये उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर के लिए भी बहुत फेमस है और रथ यात्रा के लिए भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे 1999 में, मतलब 1999 में यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था और जो कि उसकी जो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, मतलब सबसे तेज़ आने वाला, यहाँ में से, इन सब में से सबसे तेज़ आने वाला तूफान कहाँ था? पुरी में। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे साइक्लोन्स जो आते भी रहते हैं। तो पुरी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर 67 पे अगर हम आ जाते हैं, द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। द चेंज इन सीजन जो होता है वो ऑन द अर्थ किसकी वजह से, जो हमारे अर्थ पे जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद द रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब उसकी जो जैसे एक अर्थ है वो इस अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, इस अपने एक्सिस पे जब ये घूमती घूमती थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे इसका ऑर्बिट क्या है? ये इसका ऑर्बिट है। अपने ऑर्बिट और अपने एक्सिस से थोड़ी सी जब टिल्टिंग हो जाती है, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो उसके बाद इसका जो होती है सीजन में चेंज आ जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, परपेंडिकुलर है, देखो इसकी वजह से चेंज नहीं आ रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो वो कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो चेंज होता रहता है जब ये घूमती है, इधर फिर ऐसे इधर घूमेगी, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा जो टिल्टिंग होती जा रही है इसकी, तो इस टिल्टिंग की वजह से इसके सीजन में चेंज आते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्या ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करते हैं 68 की, 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? हाँ, अब ये विजिबल है। देयर आर द 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो इसके हमें जो वर्ड्स हैं वो देखने हैं और उसके साथ मैचिंग करनी है उसको। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है कैनोपी। देखो कैनोपी आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में आप देखते हो कि जो ब्रांचेज होती हैं, वो टॉल ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं उनको कैनोपी कहा जाता है। तो ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज़, तो ए का फर्स्ट, देखो ए का फर्स्ट यहाँ है और ये फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स हम बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उनको डीकम्पोजर्स बोला जाता है। तो ये डीकम्पोजर्स हमारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन, सेकंड का थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखो ये सेकंड ऑप्शन आ गया, तो ये सही लग रहा है हमें, थर्ड। उसके बाद है ह्यूमस। ह्यूमस हमारी होती है जो खाद, मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको ह्यूमस होती है। और ये ह्यूमस किससे बनती है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज से बनती है ये ह्यूमस। तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड के लिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये ठीक ही होता जा रहा है हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है। पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन हमारे जो होते हैं रोडेंट्स होते हैं, लार्ज रोडेंट्स होते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पाइंस होते हैं ताकि अपने आप को शिकार से बचा सके अपने आप को। तो ये पॉर्क्यूपाइन जो होता है एक वाइल्ड एनिमल है, हमारे यहाँ जहाँ देखने को नहीं मिलता, मतलब जंगल में ही होता है, तो एक तरह से वाइल्ड एनिमल चाहिए। तो फोर्थ का भी हो गया सेकंड ऑप्शन, तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है। 69 की अगर हम बात करते हैं, व्हाई इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट
इंपॉर्टेंट इन द साइंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट साइंस में क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट्स। इससे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो सिर्फ साइंस के लिए नहीं होता। फॉर्मेटिव असेसमेंट हिंदी में भी कर सकते हैं हम, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मैथ्स में भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का निदान हम कर सकते हैं, उसकी डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसका मतलब निदान कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हम पता चल जाए कि इससे बेटर ऑप्शन, रेलिवेंट ऑप्शन और कोई है कि नहीं है। इट हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस। इससे जो होती है साइंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हो जाती है। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट से बेटर असेसमेंट नहीं हो सकती, मतलब बेटर असेसमेंट इट हेल्प्स इन द बेटर असेसमेंट ऑफ साइंस, साइंस के लिए ही नहीं है। तो बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें इट हेल्प्स इन द डेवलपिंग साइंस टेम्परामेंट, साइंस टेम्परामेंट मतलब साइंस के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, ये करना आसान है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो करना आसान है या मुश्किल है इसका लिए कुछ नहीं कह सकते। तो इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे रेलिवेंट इट इज़ डायग्नोस्टिक होता है। इससे हम किसी भी बच्चे की जो वीकनेस है उसको निदान कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं, वाई आर द साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स। मीन्स कि जो साइंस फेयर्स होते हैं वो क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल्स में? टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, कि जो उन एग्जामिनेशन में उनके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ जाएं, इसलिए करे जाते हैं। टू नर्चर द क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंस अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब उनकी जो क्रिएटिविटी नर्चर की जा सके, विकसित की जा सके, और एक्सपेरिमेंटेशन की पावर विकसित की जा सके। देखो मार्क्स के लिए तो हम ये कुछ भी काम नहीं करवाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया कि हमें मार्क्स के लिए साइंस फेयर करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये विकसित करना, किसी चीज़ को विकसित कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हाँ हमें विकसित करते हैं, क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंट्स, मतलब इसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट विकसित कर सकते हैं, मतलब ये क्वालिटीज़ विकसित कर सकते हैं साइंस की। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। और देख लेते हैं, टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम बच्चों को इवेलुएट कर सकते हैं। देखो साइंस फेयर में जो प्रोजेक्ट ले जाए जाते हैं वो सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट्स पे होंगे। जैसे कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ ने कंबशन पे बनाया है, किसी ने किसी और, तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया। तो इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से जज करना कि बच्चे की मतलब जो उसकी लर्निंग हुई है कि नहीं हुई, ये गलत बात होगी। तो इससे इवेल्युएशन नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द हायर एजुकेशन इन द साइंस, हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर द हायर एजुकेशन इन साइंस के लिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं साइंस फेयर्स में ले जाकर, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसमें वही अभी जो बात करी कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हुआ है बच्चे का, वो हो सकता है बहुत अच्छी तरह से हो गया वो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर, पर उससे मतलब हायर एजुकेशन के लिए हमने प्रिपरेशन करवा दिया, ये कहना गलत होगा। तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ हमें ऑप्शन 2 ऐसा जो मिला है जो इससे साइंस फेयर से इसमें जो क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन विकसित हो रही है। अब हम बात करते हैं 71 की। 71 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द साइंटिफिक अप्रोच फॉर द टू टीचिंग। मतलब आप एक टीचर हैं, एक साइंस टीचर हैं आप, और यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच, मतलब आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षण करवाना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टीचिंग करवाना चाहते हैं, शिक्षण करवाना चाहते हैं। तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए? शो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब हम मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहें, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे उसको गैजेट्स दिखाएं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ उसको दिखाते रहें, और फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब टेक्नोलॉजी से पढ़ाते रहें। तो इससे उसके सारे कॉन्सेप्ट या सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ गैजेट्स और साइंस दिखाने से नहीं, उसको समझाने से और एक्टिविटी करवाने से हो सकते हैं। तो ये नहीं है। गिव द प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट, उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं, उससे क्लियर हो जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स। देखो प्रोजेक्ट देने से उसकी जो हार्डवर्क की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं एक प्रोजेक्ट बनाने में, और एक ही कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा उससे। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसी को प्रोजेक्ट दे के उसको पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन 3 ये कह रहा है कि आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट,
आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब एक्टिविटीज़ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर करवाए जाए, मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चे को परफॉर्म करवाने के लिए दी जाए और उससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि बच्चे को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करवा दिए जाए और बच्चे की लर्निंग इससे बहुत बेटर हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें ठीक लग रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, मतलब जो भी बच्चे का कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिफाई करवा दिया जाए स्टूडेंट्स का। तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जो क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स, कई बार जो होते हैं बच्चे को कितनी भी क्लैरिफिकेशन दे दो, जब तक उसको कोई एक्टिविटी करके या कुछ दिखा के नहीं समझाया जाएगा उसका कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता ही नहीं है। बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जो बच्चा देख के करके ईजिली समझ पाता है। तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन देते रहना, उसको एक्सप्लेनेशन देते रहना, ये उससे टीचिंग साइंस में नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। तो हमारा सब में से करेक्ट और रेलिवेंट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। 74 की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ एंड व्हाट डज दिस मीन। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो NCF नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क जो है ये 2005 में जो आया था वो 4th हमारा एडिशन था। इससे पहले 75 में, फिर 88 में और उसके बाद 2000 में आया था। 3 एडिशन इसके आ चुके हैं, 75 में, 88 में और 2000 में, और उसका ये 4th एडिशन था। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये अब ये 2005 वाला क्या कहता है कि जो गुड साइंस एजुकेशन होती है वो ट्रू टू लाइफ होनी चाहिए, मतलब सांसारिक चीज़ों के बारे में समझाने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में कही गई है ये बात। व्हाट डज दिस मीन। देखो साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, कि साइंस जो है वो इस तरह से पढ़ाई जाए वो कि बच्चे को अंगेज रखे। नहीं, देखो उससे सिर्फ उसका टाइम वेस्ट होगा अगर उसको अंगेज रख रहा है बस पढ़ाने में, लर्निंग में, या कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है, तो इस तरह की लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं है। साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, मतलब उसको साइंटिफिक नॉलेज देती चली जाए हम, बस मतलब नए नए कॉन्सेप्ट बताते जाए, नई नई साइंटिफिक नॉलेज देते जाएं। तो इसमें ट्रू टू लाइफ से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। द साइंस शुड हेल्प इन लिविंग ईजी लाइफ, मतलब ईजी, बच्चे को हम एक ईजी लाइफ दे रहे हैं। देखो लाइफ से रिलेटेड तो इसमें बात कही गई है, पर एक ईजी लाइफ दे रहे हैं और उसको जैसे मशीनों का यूज़ बता दिया, गैजेट्स का, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बता दिया। तो ये लाइफ मतलब ईजी लाइफ करना हमारा एक एम ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ड ऑफ वर्क, मतलब एक सांसारिक काम के लिए तैयार करे। मतलब साइंस की एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए ताकि बच्चा अपने सांसारिक काम के लिए तैयार रहे, मतलब उसके कितने ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आती है वो उसको सॉल्व कर पाए और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक नए नज़रिए से देख के उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। इस तरह से हमें साइंस की उस तरह से हमें साइंस की एजुकेशन देनी चाहिए। तो 72 क्वेश्चन नंबर का 4th ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि कौन सा साइंटिफिक एटीट्यूड की क्वालिटी नहीं है। देखो क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, क्यूरियोसिटी रखना, मतलब हर चीज़ के बारे में जिज्ञासा होना कि मुझे नया नया सीखना है, तो ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड को शो करता है। ऑब्जेक्टिविटी इन द अप्रोच टू प्रॉब्लम, मतलब ऑब्जेक्टिविटी जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके अलग अलग पहलुओं को देखकर समझना, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना। जैसे काफ़ी सारे एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव लुक रख के, मतलब ब्रॉड आउटलुक रख के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये भी एक साइंटिफिक एटीट्यूड का एक तरीका है। हार्ड वर्क, देखो हार्ड वर्क करना, अगर बच्चा सिर्फ एक रट के हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको एक साइंटिफिक एटीट्यूड का क्वालिटी नहीं मान सकते। तो ये हार्ड वर्क जो है वो एक गलत ऑप्शन है जो कि साइंटिफिक एटीट्यूड को नहीं शो कर रहा है। ओपन माइंडेडनेस, ओपन माइंडेडनेस मतलब खुले दिमाग से अपने आप को सोचना, तो ये एक क्वालिटी है जो कि साइंटिफिक एटीट्यूड को शो कर रही है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो सही हैं जो साइंटिफिक एटीट्यूड को शो करते हैं। और पर इसने पूछा नॉट, जो नहीं है, तो इट मीन्स थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं है, तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, हैरी वॉन्ट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन,
टू द क्लास 6 स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाहता है वो सर्कुलर मोशन के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मैथड, इनमें से कौन सा जो है, कौन से मैथड बेस्ट रहेगा उसको ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को सर्कुलर मोशन पढ़ाया जा सके उसको। फर्स्ट ऑप्शन इज द एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी से कोई टीचिंग करवाई जाए। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाना एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है इसमें। गिविंग एग्जाम्पल्स, खाली एग्जाम्पल्स देते रहना और उसको कोई एक्टिविटी करके ना दिखाना, शो नहीं करना, ये गलत होगा, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन, सिर्फ दिखाना भी नहीं होगा, कई बार देख के भी नहीं समझ आता, खुद करके ही समझ आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्कशन, सिर्फ उसको डिस्कशन करते रहना, सिर्फ उस बात को हम डिस्कस करते रहें, तो उससे भी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 74 का फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। मतलब साइंस हम लर्निंग जो करते हैं, साइंस की जो लर्निंग होती है उसका इंपॉर्टेंट एम क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य से हमें साइंटिफिक लर्निंग करनी चाहिए, साइंस की लर्निंग करनी चाहिए। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, कि जो साइंस का जो कंटेंट है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, कि नई नई जो नॉलेज है बस वो लेते रहें। टू इम्बाइब, मतलब इम्बाइब मीन्स वही विकसित करना या नर्चर करना। द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड द कॉपरेशन अमंग द लर्नर्स, हाँ ये ठीक ऑप्शन लग रहा है इसमें, क्योंकि जो भी कोई भी क्वालिटी अगर हम विकसित कर रहे हैं तो वो एक टीचिंग में, एक शिक्षण में वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कि किसी भी क्वालिटी का विकसित होना, इम्बाइब करना। और देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि टू हेल्प द फेलो कोलीग्स इन गेटिंग द नॉलेज ऑफ साइंस, कि टू मतलब फेलो कोलीग्स की हेल्प करते रहना, उनको गेटिंग द नॉलेज ऑफ साइंस, कि साइंस की नॉलेज उनको देते रहना, अपने कोलीग्स को समझाते रहना, अपने लिए कुछ ना सोचना है, तो ये तो गलत हो गया इसमें कि अपने मतलब कोलीग्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहना, मतलब कॉपरेशन सीखना है इसमें, बस सिर्फ उन्हीं की हेल्प नहीं करते रहना। टू गेट द नॉलेज ऑफ साइंस, या और खुद साइंस की नॉलेज लेते रहना, तो ये एक शिक्षण में देखो जब ये साइंस की लर्निंग हो रही है तो इसमें इंपॉर्टेंट एम, हम ये इंपॉर्टेंट एम नहीं लग रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट एम ये हो गया टू इम्बाइब द, मतलब टू नर्चर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, इकट्ठे रहना सीखना, उनका कॉपरेशन सीखना, कि एक इकट्ठा कि कैसे हम सीख सकते हैं कोई भी काम, तो ये ठीक लग रहा है। 75 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 76 कह रहा है कि टू द कॉन्टिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन द साइंस मीन्स, साइंस में CCE का क्या मतलब है। देखो कॉन्टिन्यूस CCE इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, CCE का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है कि मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट, फ्रीक्वेंट में जल्दी जल्दी टेस्ट और एग्जामिनेशन लेते रहना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज इन टू असेस द लर्निंग। देखो अगर हम बार बार टेस्ट लेते रहेंगे बच्चे का और बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, तो उससे जो है वो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। रूटीन एक्टिविटीज़, अगर हम उससे बच्चे को रेगुलर उसको एक्टिविटीज़ कुछ करवा रहे हैं, रेगुलर उसका एक्सरसाइज कुछ करवा रहे हैं और तब उसकी लर्निंग को एसेस कर रहे हैं, तो वो एक फिर भी ठीक ऑप्शन हो सकता है। देखो वो कह रहा है कि रूटीन एक्टिविटीज़, जैसे हमने अगर हम बच्चे को हमने कंबशन और बर्निंग के बारे में समझाया है कि कंबशन क्या होती है या लर्निंग क्या होती है, सॉरी रेस्पिरेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले अगर हम उसकी एक एक्टिविटी उससे बच्चे से पहले फ्रिक्वेंट हम पूछते हैं, जिन बच्चों को आता है वो अपना आंसर दें और जिनको नहीं आता वो आंसर ना दें, वो बैठ सके सिर्फ सुन सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसको पहले कुछ फ्रीक्वेंट कुछ एक्टिविटीज़ उनको करवाएं, कुछ एक्सरसाइज उनकी रिवाइज करवाते रहें, जो हमने पढ़ाया उसको रिवीजन हमने उसको करवाते रहे, उससे फिर लर्निंग उसकी फिर उसको असेसमेंट उसका करवाएं, तो उससे उसकी लर्निंग बढ़ती है। मीन्स उसका शिक्षण का बेहतर बनाने के लिए भी CCE का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन 2 सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 भी देख लेते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, अगर हम साइंस के सारे एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएशन करने लग जाएं तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि बच्चे का जितना कोर्स जितना आ रहा है उसी का तो इवैल्यूएशन होगा। अगर हम सारे एस्पेक्ट का पूरी बुक का एक साथ ही असेसमेंट करेंगे तो बच्चे की तो लर्निंग बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो इससे जो है ये भी इवैल्यूएशन ऑल कॉन्सेप्ट का इकट्ठा लेना भी गलत होगा। तो CCE में स्मॉल टॉपिक्स लेकर या स्मॉल अपना एक कॉन्सेप्ट्स लेकर उनका असेसमेंट करवाना चाहिए ताकि उसका अच्छी से लर्निंग हो सके। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाते रहना, बार बार समेटिव और असेसमेंट मतलब करवाते रहना ही CCE होता है, नहीं इसको भी नहीं कह सकते। तो CCE का मतलब आ गया ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। अटेम्प्ट टू सॉल्व, मतलब अगर हम सॉल्व करना कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो अटेम्प्ट टू सॉल्व करना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए सही ऑप्शन है कि अटेम्प्ट, कोशिश तो करके देखो। ड्राइंग कंक्लूजन, फिर उसका कोशिश करिए तो उसका कंक्लूजन भी निकाल के देखो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा। तो ये भी ड्राइंग कंक्लूजन भी एक सही ऑप्शन है जिसमें हम प्रॉब्लम अपना सॉल्व करते हैं और उसका आंसर भी, मतलब उसका सोल्यूशन भी सोच लेते हैं कि इसका सोल्यूशन ऐसा हो सकता है। तो ड्राइंग कंक्लूजन, अपना रिजल्ट भी सोचना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, सिर्फ उसको देखते रहना, जो हो रहा है उसको सिर्फ देखते रहना, अवलोकन करते रहना, तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी। उसको देखते रहने से, अवलोकन करते रहने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन गलत है। विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके पास है उसको विजुअलाइज करो, आप उसको महसूस करो, उसका इमेजिन करो उसको कि ये अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, उसका हम ये कंक्लूजन निकलेगा, इससे ये रिजल्ट होगा। तो इस तरह सिचुएशन को विजुअलाइज करना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। तो ये देखो जो सारे हैं हमें पर ढूंढना नहीं वाला कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बताता है हमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं शो करता ऑब्जर्वेशन करना। सिर्फ उसको सिचुएशन को, हम प्रॉब्लम में फंसे हैं और उसको देख रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात कर रहे हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रैटेजी इन द साइंस। अगर हमें सिर्फ एनालॉगी और स्ट्रैटेजी का मतलब समझ आ रहा है तो हम इजीली इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। देखो, एनालॉगी मतलब होता है सदृश्यता या सिमिलैरिटी। सदृश्यता का मतलब हो गया किसी चीज़ में सिमिलैरिटी करके उस चीज़ को समझना या पढ़ना, लर्न करना। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने तो कहीं सिमिलैरिटी नहीं दिखाई, हमने सब्ट्रैक्शन करके बच्चे को समझा दिया। इंटरलिंकिंग कर दिया, इंटरलिंकिंग बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंटरलिंकिंग भी सदृश्यता हो सकती है, पर इंटरलिंकिंग में हम एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया, पर इसमें हमने इंटरलिंकिंग नहीं, मतलब सिमिलैरिटी नहीं शो करी। एप्लीकेशन, उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, इसमें भी सिमिलैरिटी नहीं है। देखो, मैप सिमिलैरिटीज़, मैप की सिमिलैरिटीज़ को देखना, जैसे इस यहाँ पे हमारे जो इंडिया के मैप में यहाँ पानी है, यहाँ माउंटेन्स हैं, तो इस तरह की सिमिलैरिटीज़ को शो करना कि यहाँ और यहाँ हमारा वाटर कंटेंट है, ये वाटर सोर्सेज हैं, और किसी दूसरे मैप में उसकी सिमिलैरिटीज़ को शो करना। तो सिमिलैरिटी वर्ड जहाँ पे आ जाए, आपको एनालॉगी मीन्स सदृश्यता या सिमिलैरिटी से ही होता है, तो आप डायरेक्ट उसका भी आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक कहाँ मिलता है। देखो, सबसे लंबा सांप जो होता है एनाकोंडा है। यह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एनाकोंडा एक सबसे लॉन्गेस्ट है। ये 17 से 30 फीट के बीच में, 30 फीट हो सकता है इसकी हाइट, इसकी लंबाई जो होती है इतनी हो सकती है। और ये साउथ अमेरिका में, जैसे कई बार होता है डायरेक्ट ना पूछ के आपकी बार ये पूछ लें कि ये कहाँ मिलता है लॉन्गेस्ट स्नेक, तो साउथ अमेरिका में ये मिलता है, आपको ये भी पता हो गया। ठीक है, 79 क्वेश्चन, 70 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80, योगा इज़ डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। योगा जो होती है वो वर्ल्ड में करवाई जाती है, बिकॉज क्यों करवाई जाती है। हम बहुत, अब तो कोरोना में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा योगा पे लोग फोकस कर रहे हैं और करना भी चाहिए। बिकॉज क्यों करना चाहिए, इट कीप्स पीपल हेल्दी, इससे पीपल जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। हाँ, हेल्दी रहते हैं, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। इट इंक्रीज द हंगर, ये भूख को बढ़ा देती है। देखो, भूख बढ़ाना या घटाना इसको हम कुछ जज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आपने देखा कि कुछ योगी जो होते हैं, कुछ संत महात्मा जो होते हैं वो मतलब अपने भूख पे ही काबू पा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भूख बढ़ाती है या कम करती है, वो आपकी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, आपको आपके डिज़ायर्स पे डिपेंड करता है कि आप खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते हैं। तो हेल्दी ज़रूर रखती है पर हमें। इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, इससे खुशी मिलती है आपको, कि खुशी तो आपको सोचने से, साइकोलॉजिकली आपका एक प्रोसेस होता है जो खुशी आपको देता है। तो इससे योगा से अगर आप किसी चीज़ पे दुखी हैं तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, तो ये भी ऑप्शन
ठीक नहीं लग रहा। इट इज़ सिंपल एक्सरसाइज, ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। नहीं, कुछ योगा के जो आसन होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है, तो सिंपल एक्सरसाइज तो इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मयूरासन है, चक्रासन, जो बिल्कुल लगते ही नहीं है लोगों से। क्वेश्चन नंबर 81, द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स का वो किसने डिस्कवर किया था? ये तो हम देखते हैं कि एडवर्ड जीनर ने इसको डिस्कवर किया था, एडवर्ड जीनर ने, और इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव? कौन सा प्रोडक्ट है जो इसमें प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है? कौन सा केमिकल है? सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है। NaCl भी होता है। कॉपर सल्फेट नहीं होता, अमोनियम सल्फेट भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव की तरह आपके दो हो गए, अमोनियम सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट, ये दोनों होते हैं। बट अगर देखा जाए, देखो सोडियम क्लोराइड्स बहुत जैसे हम सॉल्ट डालते हैं, जैसे अचार वगैरह में सॉल्ट डालते हैं, पर उसके साथ साथ हमें ऑयल भी डालना पड़ेगा, तब वो प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक का काम करेगा। पर सोडियम बेंजोएट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सारे अचार में डाला जाता है, हमारी टूथपेस्ट में भी होता है, ये हमारे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स के सामान में भी होता है। तो सोडियम बेंजोएट जो है वो एक प्रॉपर प्रिजर्वेटिव की तरह ही काम करता है। तो इससे मतलब कंपैरिजन करके हम ये जो है वो एक प्रॉपर प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें ना, तो सोडियम बेंजोएट जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट, देखो ईस्ट एक फंगस है, इसका प्रोडक्शन देखो फर्मेंटेशन में किया जाता है, और जो फर्मेंटेशन में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। फर्मेंटेशन में क्या होती है कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा कि डायरेक्ट हमें अल्कोहल ही मिल गया है, कि किसकी प्रोडक्शन की जाती है, अल्कोहल की प्रोडक्शन की जाती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फर्मेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से यूज़ किया जाता है? एक एंटा एसिड की तरह यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब आप देखोगे एंटा एसिड मतलब जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, ठीक है, या एज अ एंटासिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 88 पे अगर हम आ जाते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विद द पॉप साउंड? पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस जलेगी? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ऑक्सीजन भी होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हाँ भाई थोड़ी सी आग लगते ही वो बहुत साउंड, पॉप साउंड कर रही होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड भी देखी होगी, इसमें भी पॉप साउंड नहीं आती है। हाइड्रोजन में देखो पॉप साउंड सुनाई देती है। जब भी हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो ये पॉप साउंड के साथ ही बर्न होती है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जब एक दूसरे को बिना छुए ही वो फोर्स लग जाए तो उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। देखो मस्कुलर फोर्स मतलब कोई भी चीज़ को हमें छूना पड़ेगा तब जाके उस पर मस्कुलर फोर्स लगता है, मांसपेशियों द्वारा फोर्स लगाया जा सकता है। मैग्नेटिक फोर्स भी मैग्नेट को छूने से ही, जब मैग्नेट के पास आसपास जो आएगा वो तभी उसके ऊपर फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो उसके कहीं भी हो, एक ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो उस प्लैनेट पे, जो उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा उसके ऊपर लग रहा होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं यूज़ होता, वो वैसे भी लगता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन 2 करेक्ट है। 90 जो है, डायबिटीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन? डायबिटीज़ कौन से हार्मोन से कंट्रोल की जा सकती है? डायबिटीज़ आप एक बीमारी है जिसको हम इजी कॉमन लैंग्वेज में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। अब ये शुगर का लेवल जो है वो बहुत जब बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में, तब उसको डायबिटीज़ बोला जाता है।
पर अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन, जैसे ये नाम है आगे इंसुलिन, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है प्रॉपर अमाउंट में निकलता रहता है तब ये शुगर जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती रहती है और फिर हमारी बॉडी में ये बीमारी नहीं होती है। और ये इंसुलिन निकलता कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये निकलता है बीटा सेल से। बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाज की, उससे ये आपका इंसुलिन एक हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये हमारे 90 क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। भी हो जाती है, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो एक बार इनको ज़रूर देख के जाएं ताकि एक रिवीजन हो जाए, और अगर नहीं कर रखे तो आप ज़रूर करके जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।